कृष्णाय नमः। रक्षा करिए प्रभु। ओम नमः शिवाय। जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णाय नमः। हे प्रभु, जो गलती हुई क्षमा। जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णाय नमः प्रभु। जय श्री कृष्णाय नमः। जय श्री कृष्णाय अरे भगवान, भगवान, ये कौन है? रामदास, ये मेरे भगवान नहीं है। अगर भक्तों को पता चलेगा तो अनर्थ हो जाएगा। रामदास, ऐसा करो, जी महाराज। जाकर के मुखिया जी को बुलाओ। जल्दी जाओ। आइए इंस्पेक्टर साहब, देखिए आप सब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इंस्पेक्टर साहब, ये अनर्थ कार्य कल रात में ही हुआ। आप ये दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? हम सुबह आए थे, भगवान को नहलाए धुलाए, पूजा पाठ किए, आरती किए, दिन भर मंदिर में रहे, हम कहीं नहीं गए। शाम को आरती करने के बाद अपने हाथों से मंदिर का दरवाजा बंद किए और जब सुबह आए भगवान को नहलाने लगे तो रंग छूट रहा था मूर्ति से। मूर्ति क्या सोने की थी? नहीं साहब, अष्टधातु की थी। हमारे भगवान की मूर्ति करीब 400 साल पुरानी थी। इंस्पेक्टर साहब, मूर्ति की कीमत शायद करोड़ों में होगी और आप जल्दी कुछ कीजिए, क्योंकि लोगों को पता चल गया ना तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, जो मूर्ति चोरी हुई है वो सेम टू सेम ऐसी ही थी? हमारे भगवान की मूर्ति इससे मिलते जुलते थे, ऐसे ही थी करीब करीब। तो मतलब कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। अल्लाह, ईश्वर, गॉड, वही हमारा परम रक्षक है। लेकिन ऐसा लगता है कि आज के इस कलयुग में खुद ईश्वर भी सुरक्षित नहीं है। हमारा देश एक समय में अपनी शिल्प कला और नक्काशी के लिए दुनिया भर में बेहद मशहूर था। नायाब शिल्प कला से तराशी गई मूर्तियां हमारे देश की अहम धरोहरों में से एक हैं। हमारे प्राचीन मंदिरों और गुफाओं में आज भी इस उत्कृष्ट शिल्प कला के कई प्रमाण मौजूद हैं, जिनकी कीमत लगाना नामुमकिन है, क्योंकि ये मूर्तियां सिर्फ कला की प्रतीक नहीं है, बल्कि इनका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी है। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग अपने लालच के लिए इंसान तो क्या, भगवान को भी धोखा देने से नहीं चूकते। ऐसी ही अष्टधातु की एक नायाब और बेशकीमती मूर्ति नागपुर के एक गांव के मंदिर से चोरी हो गई। मंदिर में असली मूर्ति की जगह नकली मूर्ति रख दी गई। आस्था से जुड़ा यह मामला बेहद गंभीर और संवेदनशील था, लिहाजा मामले की जांच करने क्राइम ब्रांच के ऑफिसर बलवंत सिन्हा नागपुर पहुंचे। भले ही सोने के ना हो, पर हैं तो भगवान ही। पुजारी जी, आप इस मंदिर की पूजा पाठ कितने सालों से कर रहे हैं? साहब करीब 30 वर्ष हो चुके हैं।
हमारे पिताजी भी इसी मंदिर में पूजा किया करते थे। सर, ताला तोड़ा नहीं गया है। हमें शक है कि गांव का ये कोई आदमी शायद मिला हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, कोई गांव वाला ऐसा क्यों करेगा? ये मंदिर है, गांव की नाक है, गांव की शान है। कोई ऐसा बात क्यों करेगा? आप लोग चोर को पकड़ नहीं सकते, इसलिए बेवजह गांव वालों के ऊपर शक कर रहे हो। डोबले शांत हो सर, मैं समझा। पुजारी जी, एक बात बताइए, इस मंदिर की कितनी चाबियां हैं? साहब, 2 चाबी, एक मेरे पास और दूसरी चाबी मेरे पास है। ताकि एक चाबी अगर गुम हो जाए तो इमरजेंसी में दूसरी चाबी से मंदिर खोला जा सके, राइट? जी। अच्छा, एक बात बताइए मुखिया जी कि आखिरी बार आपने इस मंदिर को अपनी चाबी से कब खोला था? शायद 1 साल पहले। क्या मैं देख सकता हूं चाबी? पुजारी जी, अब ये दूसरी चाबी भी आप ही रखिए, क्योंकि मुखिया जी तो 2-3 साल के लिए अब हमारे साथ जेल यात्रा पे जाएंगे। रोबले, अरेस्ट हिम। सर, सर आप मेरी बात तो सुनिए। सर आप मेरी बात तो सुनिए। जब इन्होंने 1 साल तक इस चाबी से लॉक खोला ही नहीं है, तो इस चाबी पे ये ऑयल कहां से आया? मैंने पैसों के लिए किया था। किसने दिया था पैसे? मुझे नाम नहीं मालूम, सच मुझे नाम नहीं मालूम। साहब, उसने मुझे ना 1 लाख रुपए देने का वादा किया था और 10,000 रुपए एडवांस में दिए थे मुझे। साहब वो रात भर मंदिर में ही था। हाँ, रात भर में वो मंदिर में था और उसने मूर्तियां बदल दी थी साहब। और उसने मुझे बोला था कि रात के 2 बजे मंदिर का दरवाजा खोल देना करके, और मैंने मैंने वैसा किया। हाँ भाऊ, मेरे वो 90,000। ये ले 90,000 दूं क्या? भाऊ मेरी बात तो सुनो भाऊ, सुनो। मैं चल। मुखिया जी, आप ना घर के रहे ना घाट के। खैर, आपने उस गाड़ी का नंबर तो जरूर देखा होगा। नंबर हाँ, याद है मुझे। GJ K2 204, यही नंबर था। हाँ, यही नंबर था साहब। रोबड़े सर, पता करो ये गाड़ी गुजरात के किस शहर से, फौरन। ओके सर। इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी तो जिंदा है। इसे जल्दी से हॉस्पिटल भेजो। घर में कुछ चोरी वगैरह हुई? जी नहीं। क्या काम करते थे आपके पिताजी? मेरे पिताजी त्रिभुवन देसाई कपड़े के व्यापारी थे और हमारी करीली बाग में एक दुकान भी है। त्रिभुवन भाई तो भगवान के आदमी थे, मैं उन्हें बरसों से जानता था, मेरे बड़े भाई जैसे थे। आप कौन? जय, मैं भरत भाई, मैं इनका बिजनेस पार्टनर था। आप? जी मैं बटू भाई, नेहा मेरी बेटी है।
नेहा और सागर की 3 महीने पहले सगाई हुई थी और 2 महीने बाद इनकी शादी है। त्रिभुवन भाई साहब और भाभी जी बहुत खुश थे। पता नहीं अचानक ये सब कैसे हो गया। सागर, क्या हुआ? क्या हुआ काका काकी को? तेजस, हाँ, वो बोल ना पापा। इंस्पेक्टर साहब, ये तेजस है, त्रिभुवन भाई का भतीजा। त्रिभुवन भाई ने ही इसको पाल पोस कर बड़ा किया था और तेजस त्रिभुवन भाई की दुकान में ही काम करता है। ये मूर्तियां यहाँ क्यों रखी हुई है? इन्हें मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ। सर, क्या एक मोबाइल पड़ा हुआ है? किसका मोबाइल है? ये पापा को तो नहीं है। इसे फॉरेंसिक हेल्प दे दो। ओके। सर, गाड़ी के नंबर प्लेट नकली थी। दरअसल वो स्कूटर की नंबर प्लेट थी जो गाड़ी पर लगाई गई थी ताकि हम लोगों को गुमराह किया जा सके। काफी शातिर लोग। गुजरात के बड़ौदा शहर में 2 बुजुर्गों की हत्या, लाश के पास 2 मूर्तियां भी बरामद हुई। ये तो वही मूर्ति लगती है सर। एक मूर्ति तो वही है जो नागपुर से चोरी हुई थी। डोबले, मुझे तो लगता है इस मूर्ति के चोरों के बीच और इस मर्डर के बीच में कोई कनेक्शन है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक मंदिर से एक मूर्ति चोरी हो जाती है। उसके कुछ ही समय बाद गुजरात के बड़ौदा शहर में त्रिभुवन देसाई और रमा देसाई नामक दंपत्ति की हत्या कर दी जाती है और उनके घर से 2 मूर्तियां बरामद होती हैं, जिनमें से एक मूर्ति वही थी जिसे नागपुर के उस मंदिर से चुराया गया था। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर वो मूर्ति वहां पहुंची कैसे, किसने पहुंचाया उस मूर्ति को और कत्ल की इस वारदात का मूर्ति चोरी की घटना से क्या संबंध था। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए पुलिस ऑफिसर सिन्हा गुजरात पहुंचे। कल सुबह करीब 10 बजे के आसपास सागर देसाई का फोन आया। उसने बताया कि उसके माता पिता और नौकर बंसी की लाश पड़ी हुई है। हम मौका वारदात पर तुरंत पहुंच गए। मूर्तियां लाश के पास पड़ी हुई थी। मूर्तियां हमें कोई आम नहीं लगी। परिवार के किसी भी सदस्य के पास मूर्ति की कोई जानकारी नहीं थी, ना ही सागर देसाई, ना ही भरत भाई। हमने मूर्तियां जब्त की और एएसआई डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया। ये तो वही मूर्ति है जो नागपुर के मंदिर में थी। मूर्ति कुछ 400 साल पुरानी है। इट्स अ रेयर पीस। सेम इसके जैसे ही एक पीस तमिलनाडु के मंदिर में था और वो भी इसी तरह चोरी हो गया था, सेम स्टाइल में। वैसे क्या कीमत होगी मूर्ति की? और लगभग 10 करोड़। 10 करोड़? जी हाँ, विदेशों में ऐसे आर्ट की बहुत वैल्यू है। पिछले 6 महीने से ऐसी 10 मूर्तियां चोरी हुई हैं, एक ही पैटर्न की। कोई गैंग है जो इसे ऑपरेट कर रहा है। हो सकता है त्रिभुवन देसाई भी उसी गैंग के लिए काम करता। हो सकता है, लेकिन वो तो मर गया। शायद उसको उसकी गैंग वालों ने मार डाला होगा। हाँ, एक मोबाइल भी मिला है। ये शायद गिरने से टूट गया। ठीक है, इस मोबाइल को ठीक करवाइए और इसकी सिम मोबाइल नेटवर्क कंपनी को भेजिए। और हाँ, कॉल डिटेल्स भी निकलवाइए। जी। 2 लोग मारे गए हैं और वो नौकर वो बच गया है। क्या नाम था उसका? बंसी। अभी अस्पताल में एडमिट है। अच्छा, चलिए मरीज का हालचाल पूछते हैं। थैंक यू। ये बंसी बहुत बुरी तरह जख्मी हुआ था। पर मरा नहीं, या जानबूझकर मारा नहीं गया इसे। या ये भी हो सकता है कि खुद को बेकसूर साबित करने के लिए उसने अपने आप पे हमला किया। जरा सोचो, 3 लोगों पे जानलेवा हमला होता है, 2 मारे जाते हैं, 1 बच जाता है। ये सिर्फ तकदीर नहीं हो सकती, कुछ और भी है।
डॉक्टर साहब, ये बंसी किस वार्ड में है? D6 ICU। लेकिन उसके सिर पर गहरी चोट लगी है और वो अब बात करने की हालत में नहीं है। आई एम सॉरी, मैं आपको मिलने की परमिशन नहीं दे सकता। मैं आपसे परमिशन मांग भी नहीं रहा। चलो। देखो बंसी, घबराओ नहीं, सिर्फ मुझे इतना बताओ कि किसने तुम्हें मारा है। क्या तुमने उसकी शक्ल देखी थी? अरे घबराओ नहीं, मुझे बताओ किसने तुम्हारे मालिक और मालकिन को मारा है? नर्स, एफटर फिजिशियन लो जल्दी। देखो बंसी, लो इंस्पेक्टर, प्लीज मेरी बात सुनिए। इनको आराम की सख्त जरूरत है, प्लीज। और हमें सबूत और गवाह की जरूरत है। खैर, आप अपने मरीज की देखभाल कीजिए, हम फिर आएंगे। चलो। भंडारी, तुम्हें क्या लगता है ये बंसी वाकई में बीमार है या? लगता तो ऐसे ही है। मुझे तो ये नौकर कम और एक्टर ज्यादा नजर आता है। नजर रखो इस पे। जी। और हाँ, वो त्रिभुवन जी के लड़के का क्या नाम है? सागर। उसे भी पुलिस स्टेशन बुलाओ और खातिर करो उसकी। जी। बैठो बैठो। मैं समझता हूं कि तुमने अपने माँ बाप को खोया है और जिस तरह से उनकी मौत हुई है, इट्स रियली वेरी सैड। पर तुम लोग जो काम कर रहे थे उसका अंजाम तो यही होना था। यू नो, क्राइम नेवर पेज। मैंने कोई क्राइम नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। चलो मान लेते हैं कि तुम निर्दोष हो, पर इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि तुम्हारे पिताजी मूर्तियों की स्मगलिंग किया करते और हो सकता है कि उन्हीं की गैंग के किसी आदमी ने उनका खून किया हो। सर, मैं आप लोगों से कितनी बार कह चुका हूं कि मेरे पिता एक शरीफ आदमी थे, कपड़ों का व्यापार था उनका। मेरे पिता और भरत भाई पार्टनरशिप में धंधा करते थे और उनकी कोई गैंग नहीं थी, समझे आप? उनकी कोई गैंग नहीं थी। रिलैक्स। हवलदार, पानी पिलाओ। सर, ये सागर जरा मोटी चमड़ी वाला आदमी, लेकिन जल्दी पिघल जाएगा। सब सच उगल देगा। एक बात बताइए, ये त्रिभुवन के करीब और कितने लोग थे? एक तो उनका बिजनेस पार्टनर भरत भाई। सर, उन सब लोगों से पूछताछ कर ली, कोई फायदा नहीं, खाली टाइम की बर्बादी होगी। आप अगर थोड़ा टाइम दे तो मैं सागर से सब सच उगलवा लूंगा। सर, ये भरत भाई करेली बाग में रहता है, पास ही में उसकी दुकान भी है। बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी, बहुत पूजा पाठ करता है। धृतम व्यापारेण विपुलम धनम धान्यम मर्द सर्वकारेषु सफलताम देहि मन संतोषम सत बुद्धिम च देहि। ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विजय। मेरी आन रखना, मेरी शान रखना, मेरी मैया बेटे का तुम ध्यान रखना। हे राम, अपने भरत पर ध्यान रखना, आशीर्वाद देना। हे राम, भरत पर आशीर्वाद रख। जय जय। कुछ आध्यात्म पे बातें कर ले सर। त्रिभुवन जी के बारे में कुछ कहानी सुनाइए। कहानी? त्रिभुवन भाई के बारे में मैं हकीकत सुनाऊंगा। त्रिभुवन भाई भगवान के आदमी थे, भगवान के। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कभी किसी का उन्होंने बुरा नहीं किया, कभी भी बुरा नहीं किया।
अरे बुरे करने की बात तो दूर, बुरा सोचा तक नहीं, और ऐसे इंसान को इतनी बुरी मौत। ओहो हे प्रभु। सागर उनका बेटा, कितना अच्छा बच्चा। 2 महीने के बाद उसकी शादी थी। हाँ, पूरा परिवार खुश था, पूरा परिवार खुश था। अरे बाप बेटे त्रिभुवन भाई और सागर दोनों ही तो ये बिजनेस संभालते थे। मेरा क्या है, मैं तो 4 धाम की यात्रा करता रहता था। कभी बनारस, कभी हरिद्वार, कभी मथुरा, शिरडी भी जाया करता था मैं। लेकिन लाचारी है, मजबूरी है, बैठा हूं यहाँ पर। नहीं तो वो दोनों ही तो संभालते थे। हाँ, मर्डर वाली रात आप कहाँ थे? मर्डर वाली रात मेरे एक मित्र के यहाँ सत्यनारायण की पूजा थी। मैं और मेरी धर्मपत्नी उसी पूजा में शामिल होने गए थे। हाँ हाँ। जी मैं सीबीआई ऑफिसर बलवंत सिन्हा, ये इंस्पेक्टर भंडारी। आप त्रिभुवन देसाई जी को जानती हैं? जी इंस्पेक्टर साहब। वो भरत भाई ने मुझे बताया है कि जिस दिन उनका खून हुआ आप भरत भाई के साथ मूवी देखने गई थी। जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, उस दिन मैं और मेरे पति रिश्तेदार के यहाँ सत्यनारायण की पूजा में गए थे। और कुछ बता सकते हैं आप हमें? त्रिभुवन भाई ने तो अपने घर में सांप को पाल के रखा था, उसने ही डस दिया है। वो ही उसका तेजस। तेजस? सर वो त्रिभुवन देसाई का भतीजा है। ठीक है, अब हम चलते हैं। ये सच है कि मेरे काका से 1-2 बार बहस हो चुकी थी, पर बिजनेस में ये सब चलता रहता है सर। मैं उनकी बहुत इज्जत करता था, मेरे पिता समान थे वो। एक तो हमारा पूरा परिवार तबाह हो चुका है सर, ऊपर से आप लोगों ने सागर भाई को जेल में बंद कर रखा। सागर भाई बेगुनाह है सर। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते। विष्णु। जी सर। सागर को ले आओ। जी। बैठिए। आप त्रिभुवन जी को कब से जानते हैं? जी मेरा एक्सपोर्ट का काम है। जब से उन्होंने अपना धंधा नया नया शुरू किया था तब से मैं उन्हीं से माल ले रहा था। इतने सालों में हमारी दोस्ती हो गई, फिर हमने सोचा कि क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदला जाए। पर ये अचानक पता नहीं ये सब कैसे हो गया। तुम ठीक तो हो? सब ठीक हो जाएगा सागर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। चलो। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, चलो बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि ये बटुक भाई एक स्मगलर के बेटे से अपनी लड़की की शादी क्यों करवाएंगे? बटुक भाई नहीं बल्कि त्रिभुवन जी के बिजनेस पार्टनर भरत भाई, उनका भतीजा तेजस, सभी एक ही राग अलाप रहे हैं कि वो बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे। एक बंसी है जिसने मुंह नहीं खोला है अभी। बहुत दिन हो गए आराम करते हुए, चल के खबर लेते हैं। चलिए सर। इस केस के इकलौते चश्मदीद गवाह बंसी ने हॉस्पिटल में आत्महत्या कर ली। बंसी इस रुके हुए केस को एक नई दिशा दे सकता था, लेकिन अब पुलिस के लिए वो रास्ता भी बंद हो चुका था। लेकिन बंसी ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा, और उस सुसाइड नोट में उसने कई चौंकाने वाली बातों का खुलासा किया। खत में बंसी ने लिखा था कि त्रिभुवन देसाई और रमा देसाई की हत्या खुद उसी ने की थी, और त्रिभुवन देसाई अपने बेटे सागर के साथ मिलकर मूर्तियों की तस्करी किया करते थे। पुलिस इंस्पेक्टर गोहिल के लिए अब यह केस सॉल्व हो चुका था।
क्योंकि मूर्तियां चुराने वाले और रमा और त्रिभुवन के हत्यारे दोनों का ही पता चल चुका था। लेकिन ऑफिसर सिन्हा के दिमाग में अब भी कई सवाल उमड़ रहे थे। थैंक यू सर, आपकी हेल्प से ये केस जल्दी सॉल्व हो गया। क्या सोच रहे सर? सोच रहा था कि मूर्तियां चुराने वाला मिल जाएगा तो कातिल भी मिल जाएगा। अब दोनों मिल गए हैं तो मूर्तियां नहीं मिली हैं। सिर्फ 2 मूर्तियां बरामद हुई हैं त्रिभुवन के घर से। बाकी की मूर्तियां कहां हैं? कुछ तो मिसिंग है। सर उस सागर को तोड़ेंगे तो सब बता देगा। अब उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं। वैसे भी बंसी के सुसाइड नोट में लिखा हुआ है कि वो भी अपने बाप से मिला हुआ। बंसी जिस पंखे से लटका हुआ था उसकी ऊंचाई थी 12 फीट, राइट? और उसके आसपास कोई टेबल या कुर्सी भी नहीं थी। मुझे लगता है कि बंसी ने सुसाइड नहीं किया, और जिसने भी उसका खून किया है वो इस सागर का बहुत बड़ा दुश्मन है, क्योंकि उसके 100 करोड़ सुसाइड नोट से यह साबित होता है कि सागर एक स्मगलर है। अरे हाँ, याद आया, वो मोबाइल फोन मिला था वो त्रिभुवन के घर से। सर वो मोबाइल कंपनी को भेजा गया सिम, ये पता लगाने के लिए कि वो मोबाइल त्रिभुवन दास का ही है। अच्छा, वो फोन रिकॉर्ड्स और वो इंस्ट्रूमेंट मुझे चाहिए, ठीक है? जी। जय श्री कृष्ण भरत भाई। जय 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 जय। और सर कोई बुरी खबर सुनाने आए हैं क्या? तेजस, नहीं, मन में बस एक सवाल था, मैंने सोचा चलते चलते भरत भाई से पूछ लूं, इफ यू डोंट माइंड। हाँ पूछिए ना, ये माइंड क्यों करेंगे। ताज्जुब नहीं है भरत भाई कि त्रिभुवन जी इतने सालों से मूर्तियों की स्मगलिंग कर रहे थे और आपको भनक तक नहीं लगी? अरे राम 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 राम, भरत भाई का जीवन तो भरोसे की काठी पर टिका है। पूरा कारोबार, पूरा कामकाज त्रिभुवन भाई देखा करते थे। भगवान झूठ न बुलाए, बड़े ही नेक और अच्छे इंसान थे। लेकिन माया से कोई मुक्त हुआ है क्या भला? आखिर वो भी तो इंसान थे, है ना, है ना, है ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब हर कोई तो आपकी तरह संत और महात्मा हो नहीं सकता है। जय राम जय राम जय राम। खैर, यही हमें पूछना था, पूछ लिया, अब हम चलते हैं। जय श्री कृष्ण। जय 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 जय। मैसेज है, I'll be in Baroda on 20th of this month and I hope my consignment will be ready by then. Richard। ये रिचर्ड कौन है? मोबाइल फोन तो त्रिभुवन जी के नाम पर ही है ना? फिलहाल तुम एक काम करो, 20 तारीख को विदेश से कुछ मेहमान आ रहे हैं, उनकी खातिर करो और एयरपोर्ट अथॉरिटी को अलर्ट कर दो। जी। रिचर्ड इस केस की अहम कड़ी साबित हो सकता था और सिन्हा इस बार कोई भी चूक नहीं होने देना चाहते थे। पुलिस ने एयरपोर्ट अथॉरिटीज की मदद भी ली और एयरपोर्ट के आसपास सादी वर्दी में पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया। सिन्हा की सख्त हिदायत थी कि रिचर्ड को गिरफ्तार न किया जाए, सिर्फ उस पर नजर रखी जाए। रिचर्ड जिस होटल में रुका हुआ था, पुलिस ने वहां भी अपने आदमियों को तैनात कर दिया। पुलिस इंस्पेक्टर गोयल और सिन्हा रिचर्ड का इंतजार करने लगे और आखिरकार उसे अपने शिकंजे में ले ही लिया। रिचर्ड ने बताया कि मूर्तियों का सौदा करने एक आदमी उससे मिलने आने वाला था। गोयल और सिन्हा की टीम उस आदमी का वहीं इंतजार करने लगी और उसे कमरे में दाखिल होते ही धर लिया गया। Is the consignment ready? Payment is ready. We are also ready, gentlemen. ये कौन है? Come on, move. बताते हैं। चल। ये शख्स था रफीक, वही रफीक जिसने नागपुर के मंदिर से अष्टधातु की मूर्ति चुराई थी।
अब शुरू हुई रफीक से पूछताछ। मैंने ही नागपुर से मूर्ति चुराई थी। मुझे फिक्स कमीशन मिलता है 10%। और कौन कौन थे तेरे साथ? मैंने पूछा और कौन कौन थे तेरे साथ? एक आदमी और है, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, उसी को मैं माल बेचता हूँ। कौन? बटुक भाई। बटुक भाई, नंबर है तेरे पास उसका? हाँ साहब। चल फोन लगा उसे और बोल कि एक बहुत बड़ी डील मिली है, समझे? और पार्टी आज ही मिलना चाहती है। लगा। रफीक भाई, पार्टी किधर है? इतनी भी क्या जल्दी है? अब तुम आ ही गए हो तो पार्टी में और भी मजा आएगा। चल। बटुक भाई त्रिभुवन देसाई के होने वाले समधी, वो भी इस मूर्ति तस्करी गिरोह से जुड़े हुए थे। मौका वारदात से बरामद हुए मोबाइल से मिले एक मैसेज ने इस केस का रुख ही पलट कर रख दिया। एक एक करके सारी कड़ियां जुड़ने लगी। पहले रिचर्ड से रफीक और अब रफीक से बटुक भाई। लेकिन अब भी बहुत सी बातों का खुलासा होना बाकी था और यह खुलासा बेहद चौंकाने वाला था। इस उम्र में जब हड्डियां टूटती है ना तो बहुत मुश्किल से जुड़ती है। जब रफीक जैसा जवान आदमी टूट सकता है तो तुम सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। इसीलिए बेहतर यही होगा कि जो भी कुछ जानते हो सब सच सच बता दो मुझे। मैं एक्सपोर्ट के बिजनेस की आड़ में देश से बाहर मूर्तियां भेजता था। त्रिभुवन देसाई और भरत भाई के साथ मेरी दोस्ती हो गई। मैं उनके कपड़ों के ऑर्डर के साथ साथ अपना माल भी भिजवाने लगा। एक दिन उसे मेरे धंधे के बारे में पता चल गया। मैंने उसे पार्टनरशिप ऑफर की और वो मान गया। इसका मतलब ये हुआ कि तुम और त्रिभुवन दोनों ये मूर्तियां सप्लाई करने के धंधे में पार्टनर थे? नहीं, त्रिभुवन को तो इस बारे में पता भी नहीं था। मैं और भरत भाई जय मेरी माँ रक्षा करना, जय मेरे राम भरत पर दया करना। जय 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 श्री कृष्णा भरत भाई। जय 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 जय। और बताइए भरत भाई, धंधा पानी कैसा चल रहा है? सब ठीक ही है। हमने तो सब माता रानी पे छोड़ के रखा है, जो देवे उसमें खुश रहने का, है ना, है ना, है ना? रुको। बहुत भारी लग रहा है भरत भाई। आपको एक बात बताऊं, मैं परेशान था कि मुझे कातिल मिल गया और यह भी पता चल गया कि मूर्तियां स्मगल कौन करता था। पर यह नहीं पता चला कि ये मूर्तियां मिलेंगी कहां। क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? मैं? अच्छा भरत भाई, एक बात बताइए, अगर आप चोर होते तो आप कहां छुपाते? ये क्या कह रहे हैं आप? आप मानते हैं कि भगवान हर जगह है? हाँ। मैं नहीं मानता। आपको लगता है कि इस पुतले में भगवान है? चलिए टेस्ट करते हैं। दिखा इसे। वे उधर क्या देख रहा है? खोलना इसे, दिखा। अरे भंडारी, ये देख। भरत भाई, आप तो सच कह रहे थे, पुतले में भी भगवान है, और बाकी का सच पुलिस स्टेशन में। अरेस्ट करो भंडारी से। त्रिभुवन जी को तो आप अपना बड़ा भाई मानते थे, फिर उन्हें क्यों मरवा दिया? उसको हमारे धंधे के बारे में
सब कुछ पता पड़ गया था और वो हमें पुलिस की धमकी भी दे रहा था। मेरी पीठ पीछे ये काले कारनामे कर रहे हो तुम? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सारे दिन भगवान का नाम लेते हो और उसे बेच खाया। वन भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, गलती हो गई। मोटा भाई माफ करो ना। अबे माफ करूं? अरे कितना गिर गए हो तुम, जरा भी शर्म है तुम्हें? विश्वासघात किया है मेरे साथ, मेरे परिवार और मुझे इस पाप में भागीदार बनाया तुमने। पापी जो तुम्हें, पापी। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, और पुलिस में आप भी तुम्हारे। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा ही नहीं था, और इसीलिए तुमने बंसी को सुपारी दी थी। बंसी को तो सिर्फ इतना कहा गया था कि वो रात को दरवाजा खुला छोड़ दे। ये आपने क्या किया? जान से मार दिया? आप तो उल्टे से बात करेंगे तो पूरा फंस गए। चुप कर, चुप कर। तू बस अपना मुंह बंद रखना, समझा? अपनी जमीन छुड़वानी है ना, बहन की शादी करनी है ना, सारा इंतजाम मैं करूंगा। 50 लाख दूंगा, बस अपना मुंह बंद रखना, ठीक है? तेजस भैया, पुलिस और फिर सब लोग तो शक मुझ पे करेंगे ना। वो तू मुझ पे छोड़ दे। और वो मूर्ति वहां क्यों रखी? काफी अरसे से पुलिस पीछा कर रही थी सर। मैंने सोचा कि एक तीर से 2 निशान लग जाएंगे। पुलिस को लगेगा कि स्मगलर पकड़ा गया और हम अपना काम आसानी से कर सकेंगे सर। और वो सुसाइड नोट भी नकली था, क्यों? सिर्फ बंसी एक राजदार था सर, उसे मारना जरूरी था। मैंने उसकी सुपारी दी और वो लेटर भी मैंने रखा है ताकि सारा शक साले पर खून की तहकीकात बंद हो जाए सर। बस तुम जीने के लायक नहीं हो, तुम्हें देखकर घिन आती है मुझे। जाओ इसे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे एक नई जिंदगी दी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जिन लोगों को मानता था वही लोग मुझे धोखा देंगे। सबने मुझे दगा दिया और अब समझ में नहीं आता है कि किस पे विश्वास करूं। मैं मानता हूं सागर कि तुम्हारे पिता और तुम्हारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है, पर मैं एक बात कहूंगा कि तुम इंसानियत पे से कभी भी विश्वास मत करो। तुम दोनों को अपनों ने बहुत धोखा दिया है, पर उम्मीद करता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे पे भरपूर भरोसा करोगे और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जियोगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। चले ऑफिसर। बलवंत सिन्हा ने अपनी सूझबूझ और गहरी तफ्तीश से एक पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जो मूर्तियों की तस्करी करता था, और उन्होंने हमारे देश की एक और सांस्कृतिक धरोहर को विदेशी बाजार में नीलाम होने से बचा ली। इस केस के मुख्य आरोपियों तेजस, भरत भाई, बटुक भाई और रफीक को त्रिभुवन देसाई और उनकी पत्नी रमा देसाई और उनके नौकर की हत्या और हत्या की साजिश के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 सेक्शन 34 और 120 बी के तहत सजा सुनाई गई। साथ ही मूर्तियों की चोरी करने के आरोप में उन्हें आईपीसी की धारा 379 के तहत भी सजा सुनाई गई। लेकिन दुर्भाग्यवश ये केस एक अपवाद मात्र है। हकीकत में हमारे देश में प्राचीन कलाकृतियों की तस्करी बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है, और अफसोस कि सरकार इस बात की गंभीरता नहीं समझ रही है। पिछले एक दशक में देश के अलग अलग कोनों से कई प्राचीन कलाकृतियों को चुराकर विश्व कला बाजार में नीलाम कर दिया गया। सन 2011 में राजस्थान के चंपानगर से अष्टधातु की एक मूर्ति चुराई गई जिसकी कीमत लाखों में थी। उसी साल बिहार में कटिहार से राम लक्ष्मण जानकी की एक मूर्ति चुराई गई जिसे 1.5 करोड़ में बेचा गया। सन 2012 में गुजरात के मेहसाना जिले से 1500 साल पुरानी माता जी की मूर्ति चोरी हुई जिसका आज तक कुछ पता नहीं चला। गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तकरीबन सभी राज्यों से हर साल न जाने कितनी कलाकृतियां चुराई जाती हैं और बेच दी जाती हैं। बेहद जरूरी है कि सरकार इस दिशा में कड़े कदम उठाए और हमारे देश की इस धरोहर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे। तस्करी की इन वारदातों को रोकने के लिए कड़े कानूनों की जरूरत है ताकि हमारे देश की संस्कृति, हमारी धरोहर यूं विदेशों में नीलाम न होती रहे। इसी उम्मीद के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और अद्भुत कहानी के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया।
इंडिया फाइट्स बैक।